हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार। हाजी नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं सुपौल संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट यानी सुपौल और त्रिवेणीगंज के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्हें बिहार के चुनावी हालात की पल पल की खबर है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अगर सुपौल की पहली तस्वीर की बात करें तो भाजपा को काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी यहाँ। पहले ये सुना गया कि शहनवाज हुसैन खुद चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, फिर ये पता चला कि वो अपने भाई सरफराज को यहाँ से टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का जब सर्वे आया तो उसमें सरफराज काफ़ी पीछे छूट गए, तो किशोर मुन्ना को फिर ये सीट दी गई। क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको यहाँ? ये सीट रिजर्व रखा गया था शहनवाज जी के लिए, और शहनवाज जी को चुनाव लड़ने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। चुनाव ये भागलपुर हार चुके हैं और ये राज्यसभा का डिमांड कर रहे थे, पर इन्हें कहा गया कि राज्यसभा से बेहतर है कि आप जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ लें। तो ये रखा गया था उनके लिए, पर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। स्वाभाविक है, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। शहनवाज जी की पुरानी महत्वाकांक्षा है, मुख्यमंत्री बिहार का बनना चाहते हैं। शायद यही एक कारण था कि जो केंद्रीय नेतृत्व था वो चाहता था कि यदि आप उस रेस में रहना चाहते हैं या आपकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, तो आप ऐसा करिए, पहले चुनाव लड़ लीजिए। तो खैर, ये एक अंदरूनी राजनीति का पार्ट भी है और शहमात का खेल चल रहा है। भागलपुर सीट भी खराब हुआ है इसी सब चक्कर में, शहमात के खेल में। ये भी एक शहमात का एक पार्ट था। चलिए, मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुपाहटों से चुनावी चटखारे में। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और उनके सांसद पुत्र चिराग पासवान की भाजपा के प्रति सीटों व टिकटों के बंटवारे को लेकर की गई उलटबाजी उन पर भारी पड़ने वाली है। यानी पासवान को किनारे करने के लिए भाजपा नेतृत्व जीतन राम मांझी को दुलार रहा है और बिहार चुनाव के बाद मांझी को केंद्र में मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। वैसे भी भाजपा के पास ऐसा कोई सर्वमान्य दलित चेहरा भी नहीं है, सो पासवान के पर कतरने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। बस बिहार चुनाव परिणामों के आने का इंतजार है। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र की ओर। कोशी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? सुपौल विधानसभा क्षेत्र में यह सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी पहेली भी। इलाके की बड़ी आबादी कोशी की विभीषिका का दंश झेल रही है। हर साल होने वाला कटाव और बालू का जमाव यहां की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कर जाती है, लेकिन यह राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं बन पाता। बस नेताओं के वादों ने समा बांध रखा है। प्राकृतिक आपदा भ्रष्टाचार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है, जिसकी गिरफ्त में दिखता है सारा इलाका। किसी भी सरकारी काम के लिए कमीशन और रिश्वत का चलन आम बात है। सड़कों के रखरखाव के नाम पर सरकारी धन की लूट मची है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों को पक्की सड़कों का इंतजार है। स्कूल है लेकिन शिक्षक समय पर नहीं आते, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टरों के दर्शन नहीं होते, किसानों को खाद बीज उपलब्ध है पर महंगी दरों पर। ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी समस्या हाई स्कूल की है। यहाँ बांस की खेती काफी होती है, लेकिन उससे जुड़ा कोई उद्योग नहीं पनप सका है। एक पेपर मिल थी, काफी समय से वो बंद पड़ी है। रोजी के नाम पर पलायन ही एकमात्र रास्ता दिखता है।
जनता के बीच यह धारणा आम है कि विकास जिस रफ्तार से जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी उतना नहीं हुआ, और हो भी कैसे जब सत्ताधारी दल के प्रति इतनी गहरी आस्था दिखाने के बाद भी सत्ताधारी दल के लोगों ने विकास के प्रति रुचि नहीं दिखाई। यहां के विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से लगातार यहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। साल 2000 से वो तीर थामे खड़े हैं मैदान में, वो भी मंत्री पद की ठसक के साथ। पिछले चुनाव में उन्होंने राजद के रविंद्र कुमार रमण को भारी मतों से हराया था। जदयू का गढ़ रहा है और 15 साल से विजेंद्र यादव लगातार यहां से जीतते रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे और वित्त मंत्री तक रहे। बावजूद इसके विकास की धार क्यों नहीं देखने को मिल रही है? देखिए, विकास की धार इसलिए होता है कि एक तरह से आप में वो स्थिरता आती है और स्थूलता आती है। जब आप बार बार जीत जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हम करें या ना करें, ये सीट तो मेरा है। इनके जीतने का जो कारण अभी तक रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको समझने की कोशिश करनी होगी कि पहले जब ये जीत रहे थे तो राजद अलग कैंडिडेट देता था, जदयू का कैंडिडेट होता था, जिसमें इनको सुपौल में एक चीज और है कि जो शहर वाला इलाका है वहां ब्राह्मण बहुत हैं, तो जो ब्राह्मण और कायस्थ की भी संख्या वहां पे ठीक ठाक है और कई मतलब आसपास के क्षेत्रों में है। तो ये जो बीजेपी का वोट होता था, जो यादवों का वोट होता था, वो सब मिलाकर इनको जीत मिलती थी और वो समीकरण के हिसाब से इन्हें लगता था कि ये सीट तो हम जीत ही जाते हैं। और जो यहाँ की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो मेरे समझ से ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि ये बिहार सरकार के हाथ में है। इसमें केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी। सुपौल की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि सुपौल विधानसभा क्षेत्र में किन पार्टियों का कैसा रहा प्रदर्शन। सुपौल में बीजेपी के कामेश्वर चौपाल को 36,370 वोट मिले तो कांग्रेस की रंजीता रंजन को 52,088 वोट मिले। जदयू के दिलेश्वर कामत को 45,661 वोट तो बीएसपी के अमन कुमार समाजसेवी को मात्र 2,867 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। जो बात हम लोग पहले कर रहे थे मुकेश जी कि रंजीता रंजन और पप्पू यादव फैक्टर कितना काम करेगा इस दफे के चुनाव में। देखिए, पप्पू यादव रंजीता रंजन जो फैक्टर की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि इस सीट पे त्रिकोण बनाते हैं वो। और मेरे हिसाब से मैं एकदम संक्षेप में कहूं तो जब भी बिहार में जब भी जिस किसी भी सीट पे यदि त्रिकोणीय हो गया वो सीट भाजपा के लिए और भाजपा गठबंधन के लिए आसान है। अगर कोशी की विभीषिका की बात करें तो क्या बात है, क्यों इतने गंभीर नहीं हो पाते सियासतदान इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है कि ये लोकल इशू नहीं है, ये स्थानीय मुद्दा है नहीं। और स्थानीय मुद्दा इसका जो असर है वो स्थानीय लोगों पे होता है, पर मुद्दा स्थानीय नहीं है। ये कोसी की सारी समस्या नेपाल के कारण है। और जहाँ तक मुझे याद आता है कि एक जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, भाखड़ा नंगल और कोसी पे डैम बनने की बात थी। उस वक्त पैसे की किल्लत थी और उस समय डिसाइड करना था कि कौन सा प्रोजेक्ट लिया जाए। उस जमाने में जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वो बाजी मार गए और हमारे श्री कृष्ण सिंह जी उस समय इसमें पिछड़ गए। जो तब छूटा वो आज तक छूटा हुआ है और उसके कारण जो आपदाएं आती हैं और जो विनाश होता है उस क्षेत्र का। सुपौल में आपको मुकाबला त्रिकोणीय दिखता है या चतुर्कोणीय दिखता है? मुकाबला त्रिकोणीय है, पर एक इंडिपेंडेंट के होने से
चौकोनीय बोलने को कह सकते हैं, पर यह मुकाबला त्रिकोणीय ही है। और इसमें देखिए, जो पहले होता था कि यादव वोट का बिखराव होता था, उसका फायदा ले जाता था जेडीयू। इस बार जो यादव वोट का बिखराव होगा उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो सुपौल का जो पूरा जातीय समीकरण है वो किस ओर इशारा करता है? देखिए, जातीय समीकरण में जो देखिए ब्राह्मण है, फॉरवर्ड में ब्राह्मण बहुत है, यादव की संख्या बहुत है, मंडल भी बहुत है वहां पे। तो इन सब के हिसाब से, और कुछ मुस्लिम वोट भी हैं, तो इन सब के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम यादव एक साथ वोट कर दे पूरा इंटैक्ट, तो इंटैक्ट वो एक साथ पूरा इंटैक्ट वोट करते हैं, तब तो फिर तो जदयू का सीट मान लिया जाएगा। पर होगा नहीं, क्योंकि पप्पू फैक्टर जो वहां पे आ रहा है वो वहां पे बंटवारा होगा वोट का। या तो भाजपा जीत जाएगी, और ठीक ठाक सेंध मार लिया पप्पू ने, तो चूंकि असेंबली सेगमेंट छोटा है और रंजीता रंजन और पप्पू का अपील बहुत है उस इलाके में, तो उस अपील में हो सकता है कि वो पप्पू का जो पार्टी है वो निकाल के ले जाए सीट को। मतलब जैसे होता है ना, दो का काम बिगाड़े तीसरा फायदा उठा के निकल गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि इन दोनों का काम बिगड़ जाए और भाजपा इसको लेके निकल जाए। तो ये कमोबेश मुझे भाजपा की तरफ जाती हुई सुपौल अगर एडवांटेज बीजेपी की बात करें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही मैं कहना चाह रहा हूं। सुपौल यहां पे एडवांटेज बीजेपी की बात कर रहे हैं हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन। उनकी राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है सुपौल की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। सुबह में निकला हुआ अगर घर का लड़का शाम में लौट के आ जाता है तो उसकी माँ और पिताजी खैर मनाते हैं। कोई विकास नहीं है यहाँ पे, रोडों का हालत यही है, बिजलियों का हालत भी खराब है, सब कुछ खराब है यहाँ पे। यहाँ इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। अब समय आ गया है, हम लोग का इस बार मौका है, इनको हम लोग अपना VRS दे देंगे। कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, किसान आधारित हमारा क्षेत्र, रेल की असुविधा है। फैक्ट्री अगर है तो वो सिर्फ लूट खसोट का फैक्ट्री है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण रोजगार की समस्या है। प्रकृति की मार जो विगत दिनों हुई, आज तक उसका मुआवजा नहीं मिल सका किसी किसान को। सब जगह बिजली जल रही, लेकिन हम लोग को बिजली नहीं अभी तक है, न सड़क बनता है, न फिर कुछ नहीं होता है। बोले सर कि हम जीतेंगे तो आपको गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। हमारे यहाँ जो कहा गया कि रोड बनेगा, कोशिश से निकलेगी, बांध अभी तक जो नहीं हुआ है। पानी का जो बहुत किल्लत है ये है ना। शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, विद्यार्थी सब खेल के समय गुजार देते हैं। नीतीश जी तो बहुत अच्छे काम करना शुरू किए, लेकिन वो छोटे से अहंकार में फंस करके, एक प्रधानमंत्री बनने के अहंकार में फंस करके वो उन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। यहाँ चारों ओर जो है सो लूटे खसोट हो रहा है। ना कोई बड़ा कॉलेज है, ना कोई ऐसा इंडस्ट्रियल बेनिफिट है हम लोगों को। कोसी जो और जगह पानी के लिए लोग ललायित रहते हैं, यहाँ इतना पानी उपलब्ध है, इस पानी का कुछ नहीं किया गया। जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा, कभी कोसी यहाँ का मुद्दा नहीं बन सका। मुकेश रंजन के साथ हमारी चर्चा यूं आगे भी जारी रहेगी। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे त्रिवेणीगंज विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाली प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में अब हम आ पहुंचे हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, त्रिवेणीगंज पहली चुनावी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है? देखिए, कमोबेश ये सुपौल जैसा ही माहौल रहेगा यहाँ पे, लेकिन एक बात आपको मैं कह दूं कि बड़ा इवनली, मतलब बराबरी का वहाँ पे मुकाबला है। और मुकाबला बराबरी का जो मैं कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट के टर्म में नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जो जातीय समीकरण है वहाँ का, वो करीब करीब बराबर का है। और ऐसा है कि वहाँ पे अग्री जाति के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं, तो उस हिसाब से मुझे भाजपा गठबंधन के फेवर में यहाँ भी दिख रहा है। उसका एक और कारण है कि यहां भी वो त्रिकोणीय बन सकता है, पप्पू फैक्टर यहां भी काम करेगा। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की एक चुनावी तस्वीर। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आने वाला त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र साल 2010 से एक रिजर्व सीट बन चुकी है। पिछड़ा ग्रामीण इलाका होने के बावजूद यहां की जनता में विकास की रेस में
पीछे रह जाने की कसमसाहट साफ देखने को मिलती है। उन्हें लगता है कि यहां के राजनीतिक नेतृत्व ने संभावनाओं को नकारा है। इस इलाके में आलू की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की जरूरत को भी महसूस नहीं किया गया और न ही आलू से जुड़े किसी औद्योगिक इकाई की नींव ही रखी गई। यहां के युवाओं को नेताओं के बस चुनावी वादे याद हैं, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में पॉलिटेक्निक और ITI खोलने की बात कही थी, पर नतीजे वही रहे, ढाक के 3 पात। रही सही कसर भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी। पानी की निकासी की समस्या आम है, नालियों के निर्माण का काम वर्षों से रुका पड़ा है। विकास से जुड़े विधायक के सीमित प्रयास भी अफसरशाही की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। किसान की एक बड़ी चिंता का विषय सिंचाई है, जिस पर कोई काम होता नहीं दिखता। भ्रष्ट सिस्टम जन सरोकार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र की गरीब जनता तक ठीक ढंग से पहुंचने नहीं देता। आधार कार्ड बनवाने के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं। क्षेत्र का राजनीतिक मिजाज बताता है कि यहां की जनता ने दलों की बजाय कैंडिडेट को ज्यादा अहमियत दी है। क्षेत्र में जदयू, लोजपा, राजद और कांग्रेस का परचम बारी बारी से लहराता रहा है। कैंडिडेट्स ने पार्टी बदले तो ही पार्टियों ने भी कैंडिडेट्स खूब बदले हैं। पिछले चुनाव में जदयू की अमला देवी ने लोजपा के अनंत कुमार भारती को भारी मतों से हराया था, यानी जदयू ने एक बार फिर से परचम लहराया था पिछले चुनाव में। अब इस दफे क्या आपको दिख रहा है? देखिए, जहां तक जदयू, कांग्रेस, राजद और लोजपा, इन चारों का रहा, भाजपा यहां दिखी नहीं है। और भाजपा नहीं दिखी क्योंकि इसके पहले के चुनाव में भाजपा का यह सीट होता ही नहीं था। तो मुकेश जी, एक बात यहां जोड़ना चाहूंगा मैं कि इस दफे जदयू ने यहां से अपना कैंडिडेट बदल लिया है और बीणा भारती को मैदान में उतारा है, और इसी तरह जो एनडीए गठबंधन की ओर से विजय पासवान को यहां से मैदान में उतारा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये जो कैरेक्टर है, जो इसका मिजाज है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि ये बार बार बदलते रहते हैं और वो बदलता कैंडिडेट है और पार्टियां भी बदलती हैं कैंडिडेट। उसके पीछे बहुत मुझे लग रहा है कि ज्यादा सोच विचार की बात नहीं है। वो एक मुझे लगता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स फ्लोटिंग है, और वो उस समय जब चुनाव आता है और उस समय जो एक हवा और लहर बना देता है, जो भी एक कैंडिडेट, जो भी एक पार्टी, उसके हिसाब से वोट कर देते हैं। लोजपा ने विजय पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस बार लोजपा भाजपा के साथ बैठी है और राजद जदयू एक साथ हो गए हैं। तो अब है कि जो भाजपा का वोट जदयू के कैंडिडेट को मिलता था और जदयू का कैंडिडेट सक्सेसफुल होता था। और सबसे मजेदार है यहां एक थोड़ा सोच देखिएगा, बड़ा मजेदार निकलता है कि राजद का कैंडिडेट हार जाता था, ठीक है, और जदयू का जीता और लोजपा का हार गया, ठीक है, पिछली बार। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो जदयू को भाजपा वाले, जो मैंने पहले भी कहा ना आपको कि वहां सवर्णों का है वोट, और वो वोट बीजेपी के कारण वो जदयू को ट्रांसफर होता। इस बार वही समीकरण बदल गया है। वो चार में जो भाजपा अपने वोट हैं वो लोजपा उम्मीदवार विजय पासवान के पक्ष में ट्रांसफर करा सकती है। नहीं तो भाजपा कराएगी नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो सवर्ण है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार में, वो आज उनके पास ऑप्शन एक ही है ना, वो एनडीए गठबंधन ऑप्शन है। एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट जहां से होगा वो उसको वोट दे देंगे। पिछली बार एनडीए गठबंधन में जदयू के पास था तो जदयू को वोट भाजपा ट्रांसफर करा नहीं है। भाजपा का नेचुरल अलाई है, जो सवर्ण है वो एक नेचुरल अलाई है, इसलिए उसमें कोई ज्यादा बहस का जगह है नहीं। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट की तस्वीर पर। बीजेपी के कामेश्वर चौपाल को 33,949 वोट मिले तो कांग्रेस की रंजीता रंजन को 63,453 वोट मिले। जदयू के दिलेश्वर कामत को 46,172 वोट तो बीएसपी के अमन कुमार समाज सेवी को मात्र 2,987 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, अगर देखा जाए तो जदयू के भी काफी वोट आए यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में। और इंटरेस्टिंग है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो जदयू साथ नहीं थी, जी बिल्कुल, बीजेपी के, और फिर भी ठीक ठाक नंबर लेकर आए हैं। तो एक तरह से क्या इशारा मिलता है? इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पे फिर राजद गायब है ना। तो अब क्या हुआ कि फाइट हो गया जदयू और कांग्रेस के बीच में, रंजीता रंजन, और रंजीता रंजन कांग्रेस का वोट नहीं है,
वो जो रंजीता रंजन और पप्पू यादव का जो अपना प्रभाव क्षेत्र जो अपना प्रभाव है उसके नतीजे में ये निकला। त्रिवेणीगंज की आपको आखिरी निर्णायक तस्वीर क्या दिख रही है? देखिए, एक चीज तो मुझे दिख रही है कि त्रिकोणीय होने का फायदा भाजपा को मिल सकता है, लेकिन यदि यादव वोट बटे नहीं, मुसलमान वोट बटे नहीं, तो महागठबंधन भी खींच ले जा सकती है इस सीट को। त्रिवेणीगंज में अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो ये एडवांटेज एनडीए की स्थिति बनती है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है त्रिवेणीगंज के वोटरों की राय जानने की। बारिश होती है, पानी पूरा रोड पर भर जाता है, घर वगैरह में पानी वगैरह चले जाता है। किसानों के लिए यहाँ कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। रोड उतना चौड़ा हुआ नहीं है जितना कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सिंचाई के लिए खुदाई वो रखी गई, लेकिन सिंचाई व्यवस्था भी जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है। नाला वगैरह जो है बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा जाम है। 3 लाख की महिला की आबादी में एक भी महिला चिकित्सक का यहाँ पर आज तक पदस्थापन नहीं हो सका है। विधायक तो सर एक बार भी नहीं आए हैं। टूटल फूटल घर खर के छे, इंदिरा आवास केकरा दलकै ने, पुरान आवास हमरा आर के मिलले है। नहीं, वो तो जीत गया, आया हाथ जोड़ के वोट ले लिया, चले गया, अभी तक कुछ नहीं किया इस टोल में। नहीं इंदिरा आवास दलकै है, कुछो नहीं दलकै है। वृद्धा पेंशन दै छै, ने राशन कार्ड छै, कीन के लाबै छियै बाल बच्चा के साथ। एतना छोट छोट बच्चा छै, छोटबा कुछ भी नहीं देना छै। कूपन ने सरकार देना छै, मटिया तेल भी। एटीएम कार्ड बांटे छै त 35 टका ले छै, आधार कार्ड बांटे लावे छै 10 टका ले छै। राशन कार्ड तो कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। हर जगह सड़क का शिलान्यास करवाया है लास्ट टाइम पर, बिल्कुल देखा अब इलेक्शन नजदीक है, वोट बटोरना है, इस वजह से ऐसा किया। विधायक जो काम किया है हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। न कोई हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, न कोई क्या कहते हैं रास्ता है, यातायात का सुविधा नहीं है, पुल नहीं है, बिजली नहीं है। उन्होंने बात की थी हर एक प्रखंड में ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज देने की, जैसा कुछ बात हुआ नहीं। 2008 में जो कुशहा त्रासदी जो हुआ, अभी तक उससे लोग उबर नहीं पाया है। 100-150 टका मजदूरी है, खर्चे होता है, उससे कुछ नहीं होता है उससे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं सुपौल संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी सिंहेश्वर और छातापुर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी